दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 17 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंस और टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग, आरओ प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। 15 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं आरओ के, आप लोग चाहें तो भाग ले सकते हैं। और पीसीएस का टेस्ट भी मौजूद है, आप लोग भाग ले सकते हैं। फिट फॉर 55 ये क्या है दोस्तों? तो यूरोपीय संघ, नया यूरोपीय जलवायु कानून है। ये हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अपने 27 सदस्य देशों से जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने के लिए फिट फॉर 55 शीर्षक से विश्व के कुछ सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रस्तावों को पेश किया गया है। ये उपाय वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए यूरोपीय संघ का रोड मैप है। ये ध्यान रखिएगा। फिट फॉर 55। भारत की पहली मॉन्ग फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुई है। मॉन्ग फ्रूट, मॉन्ग मतलब भिक्षुक होता है। भिक्षुक फ्रूट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने सबसे पहले इस फ्रूट का इस्तेमाल, ऐसा कहा जाता है कि शुरू किया था। ये चीन में पाए जाते हैं, चीन के ये फल हैं, चीन में फेमस हैं। और इनको प्राकृतिक स्वीटनर, प्राकृतिक मीठा के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है। और ये कैलोरी इनमें बहुत ही कम होता है, इसलिए काफ़ी स्वास्थ्य के लिए भी सही माने जाते हैं। तो भारत की पहली मॉन्ग फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मॉन्ग फ्रूट की खेती शुरू हो गई है। इस फल को हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद, हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पेश किया गया था। मॉन्ग फ्रूट अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में जाना जाता है, नॉन कैलोरिक है। मॉन्ग फ्रूट एक 12 मासी फल है। इसका जीवन काल 4 से 5 वर्ष का होता है। इस फसल पर अंकुरण के 8 से 9 महीने बाद फल लगना शुरू होता है। यह 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के वार्षिक औसत तापमान और आर्द्र परिस्थितियों वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छे से उगता है। मॉन्ग फ्रूट ने इसका नाम जो है बौद्ध भिक्षुओं से लिया, जिन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। तो इसका नाम मॉन्ग फ्रूट कैसे पड़ा? बौद्ध भिक्षुओं ने सबसे पहले इसका नाम लिया था और पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। संघाई सहयोग संगठन बैठक अभी हाल ही में आयोजित हुई 2021, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखा। तो दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी में एससीओ की बैठक हुई। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों से आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बैठक में भाग लिया। आपको पता है अफगानिस्तान में इस समय कितनी विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। तालिबानियों ने वहाँ पर एकदम कहर ढा दिया है। संघाई सहयोग संगठन, जिसे संघाई पैक्ट भी कहा जाता है, एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा गठबंधन है। यूरेशियन कैसे है? यूरोप का, रूस और एशिया की तरफ से भारत, पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एससीओ जिसे संघाई पैक्ट भी कहा जाता है, यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा गठबंधन है। एससीओ बनाने की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में की गई थी। और यह प्रस्ताव चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने रखा था। हालांकि इसके पहले भी इस संगठन का स्वरूप था, विद्यमान था, जिसमें उज्बेकिस्तान नहीं था। इसको शंघाई 5 के रूप में तब जाना जाता था। लेकिन उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद ये क्या हो गया? शंघाई 6 हो गया। शंघाई सहयोग संगठन चार्टर पर जून 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने औपचारिक रूप से संगठन की स्थापना की थी। एससीओ के मूल 5 सदस्य चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान पहले शंघाई 5 ग्रुप के सदस्य थे, जिसे अप्रैल 1996 में स्थापित किया गया था। तब से संगठन ने अपनी सदस्यता को अब तक 8 देशों में विस्तारित किया, जिसको संघाई 8 या शंघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। ये 6 में से 2 और जो जुड़े हैं वो हैं भारत और पाकिस्तान। तो ये भारत पाकिस्तान कब जुड़े, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो 9 जून 2017 को संघाई सहयोग संगठन की अस्ताना में
कजाकिस्तान के जो अस्ताना में बैठक हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें पूर्ण सदस्य के रूप में भारत और पाकिस्तान एक साथ शामिल हुए थे। ये भी पूछ सकता है कि किस नंबर की बैठक थी, तो 20वां ये शिखर सम्मेलन था, ध्यान रखिएगा 20वां था। ओके। राष्ट्रीय आयुष मिशन नेशनल, इसका विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। NAM अर्थात नेशनल आयुष मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना 15 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। इसकी मियाद पूरी हो रही थी, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है, तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके उद्देश्य क्या है? लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करने के लिए। देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना का क्या मतलब होता है? एक होता है केंद्रीय योजना और एक होता है केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय योजना में जो फंडिंग होती है पूरी तरह से केंद्र सरकार करती है। केंद्र प्रायोजित योजना में फंडिंग में राज्य सरकार भी अपना योगदान देते हैं। राज्य सरकार भी इसको चलाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। इसका क्रियान्वयन तो राज्य सरकार केंद्रीय कानूनों का भी करते हैं, केंद्रीय योजनाओं का भी करते हैं, लेकिन उसमें फंडिंग केंद्र का रहता है। तो दोनों में अंतर समझिएगा, अक्सर ये यूज़ होता है। ठीक है, मे भी आपके इंटरव्यू के लिए ये पूछा जा सकता है, केंद्रीय योजना क्या होती है, केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है, पायलट परियोजना क्या होती है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष अस्पतालों और औषधालयों को अपग्रेड करके एक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं को पहुंचाना। यह मिशन स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाकर आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है। यह लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा संचारी और गैर संचारी रोगों को कम करने पर केंद्रित है। आयुष में 5 प्राचीन चिकित्सा जो व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो शामिल हैं, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ शामिल हैं, जिन पे कभी लोगों का कम विश्वास होता था, लेकिन अभी लोग जैसे जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, आयुष की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और आयुष में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर भी सामने आ रहे हैं। पहले कोई भी झोला छाप आयुष से संबद्ध अपना रख लेता था और दवाइयाँ देता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी प्रत्येक लगभग शहर में आपको एक आयुष से संबंधित कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। ये क्या है? कोंगू नाडु, तमिलनाडु अभी हाल ही में एक चर्चा में रहा, क्योंकि एल मुरुगन एक नए केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। तमिलनाडु से बीजेपी के हैं, सांसद हैं, इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। और इनके नाम के साथ जो अभी इस बार मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर एक मंत्री के साथ जो है उस क्षेत्र का नाम, जहाँ से वो आते हैं, उस क्षेत्र का नाम रखा है। लेकिन कोंगू नाडु क्षेत्र को लेकर के हाल ही में विवाद हो गया। क्यों विवाद हो गया? क्योंकि वहाँ पश्चिमी क्षेत्र के, अच्छा, विवाद इसलिए भी हो गया क्योंकि इस क्षेत्र को कोई औपचारिक नाम नहीं दिया गया है। ये एक ऐतिहासिक परंपरागत नाम है, इसको कोंगू नाडु कहा जाता है। प्राचीन तमिलनाडु के 5 विशेष क्षेत्रों में से एक था और यहाँ पे प्रमुख औद्योगिक शहर, चाहे वो आपका सलेम हो, कोयम्बटूर हो, ये सब स्थित हैं। तो इनके नाम के साथ जब कोंगू नाडु जोड़ा गया तो लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बीजेपी क्षेत्रीय राजनीति कर रही, क्षेत्रवादी राजनीति कर रही है और कोंगू नाडु को अलग राज्य का मुद्दा या अलग केंद्र शासित प्रदेश का मुद्दा ये बनाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने और बीजेपी की जो वहाँ पर इकाई है, संगठन है, उसने इसका विरोध किया। लेकिन आग में घी का काम किसने किया? पश्चिमी यूपी की जो बीजेपी इकाई है, जो कोंगू नाडु के लोग हैं, जो बीजेपी वाले हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया अनौपचारिक रूप से कि बीजेपी इसको जो है अलग राज्य बनाने की मांग करती है, जिसका बीजेपी ने खंडन किया है बाद में। ठीक, तो ये जानते रहिए भी कोंगू नाडु हाल ही में चर्चा में रहा। इसमें मुख्य शहर जो हैं, चाहे इरोड हो गया, नीलगिरी हो गया, कोयम्बटूर हो गया, तिरुपुर हो गया, ठीक है, सलेम हो गया, ये सभी यहीं पर स्थित हैं। धर्मपुरी अक्सर चर्चा में जो रहता है। तो कोंगू नाडु आमतौर पर पश्चिमी तमिलनाडु क्षेत्र के हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है।
यह न तो पिन कोड वाला स्थान, मतलब इसका कोई औपचारिक स्थान नहीं है, और न ही किसी क्षेत्र को औपचारिक रूप से दिया नाम है। तमिल साहित्य में इसे प्राचीन तमिलनाडु के 5 क्षेत्रों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया था। संगम साहित्य में कोंगू नाडु का एक अलग क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। यह नाम तमिलनाडु के एक ओबीसी समुदाय कोंगू वेल्लाला गौंडर, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम से लिया गया है, जिसकी इस राज्य के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति भी है। कर्नाटक पुलिस में अपराध स्थल अधिकारी, अब देखिए ये यूरोप में ऐसा देखने को, जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे ही देखने को मिलता है, अपराध स्थल अधिकारी के रूप में, ठीक है, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। तो कर्नाटक सरकार द्वारा पूरे राज्य में 206 अपराध स्थल अधिकारियों की भर्ती करने की योजना बनाई जा रही है। साक्ष्य संग्रह के लिए देश में पहली बार समर्पित अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, अन्वेषण का जो कार्य करेंगे। अभी तक यह पद्धति विकसित देशों में ही प्रचलित है। वर्ष 1961 में क्राइम सीन ऑफिसर का पद पहली बार लंदन में सृजित किया गया था, 1961 में। देखते हैं क्विज में क्या है। केंद्रीय सूची में ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का प्रमुख कौन है? तो जी रोहिणी हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था बीच में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के 11वें विस्तार को 31 जनवरी 2022 तक 6 महीने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो इनका विस्तार होता जा रहा है, ये 11वां विस्तार है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री जिनको राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पीयूष गोयल जो पहले रेल मंत्री थे, अभी इनका मंत्रालय चेंज कर दिया गया है। अब आप लोग बताएंगे कि पीयूष गोयल को कौन सा नया मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय और रेल मंत्री भी कौन बने ये भी आप हमको बताएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। तो पीयूष गोयल को कौन सा नया मंत्रालय दिया गया है और कौन नए मंत्री रेल मंत्री बने हैं, ये आपको बताना है। तो राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को चुना गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।